नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडरशिप है? क्या देश में कोई लीडरशिप है? और क्या देश में कोई प्रधानमंत्री या दूसरे और तमाम हैं? क्योंकि आज भारत के अंदर जो हो रहा है वह अपने आप में शर्मनाक है। देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का टेम्परेरी सीज फायर हुआ है और हमारे देश की वो बेटियां जो देश के लिए समर्पित हैं, उनके परिवार समर्पित हैं, उनके परिवार को आतंकियों का बता देते हैं। और यह कोई और नहीं करता, देश की सत्तारूढ़ पार्टी करती है, यानी भारतीय जनता पार्टी करती है। वह पार्टी करती है जो खुद को संस्कारी राष्ट्रवादी और न जाने क्या क्या बताती है। तो इसी तरह कर्नल सोफिया, जो इस ऑपरेशन की एक अहम हिस्सा है, उनके बारे में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि वो आतंकियों की बहन। ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारत की बेटियों को मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। सुने। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। बीजेपी नेता का यह बयान बेहद शर्मनाक है। ये हमारी सेना के पराक्रम का अपमान है। विजय शाह पीएम मोदी को अपना मार्गदर्शक बताते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी विजय शाह से इस्तीफा लेंगे? क्या इस ऊंची सोच के लिए पीएम मोदी और बीजेपी नेता माफी मांगेंगे? या हर बार की तरह घटिया बयान देने वालों को प्रमोशन मिलेगा और बेशर्मी के साथ समर्थन में रैलियां निकाली जाएंगी? अब सोचिए, एक हमारे देश के लिए समर्पित परिवार की बेटी को भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कह रहा है आतंकियों की बहन। यह हालत। दूसरा, कोई भी कुछ बोलता है। प्रधानमंत्री इस वक्त में जो राष्ट्र को हर विषय से अवगत कराना चाहिए, हर सवाल के उसका समाधान करना चाहिए, उसकी बजाय वो चुनावी भाषण देता है। वो सीमा पर जाने की हिम्मत नहीं रखता। सीमा क्षेत्र पे स्थित जो एयरबेस हो, सेना के बेस हो या और दूसरे सैनिकों के बेस हो, वहां जाने की हिम्मत नहीं रखता। वह हिम्मत नहीं रखता पहलगाम जाने की, वह हिम्मत नहीं रखता कश्मीर के उन हिस्सों में जाने की जहां समस्याएं खड़ी। वो पंजाब के जालंधर में स्थित जो एयरबेस है सेना का, वहां जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहां जाकर के और वहां से चुनावी भाषण देता है। यदि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। सोचिए आप किस ढंग से स्थिति कर दी है। वो जनता से संवाद ही नहीं बनाता है, उसको सिर्फ एक पक्षी बात करनी। और जब यह करता है तो निश्चित रूप से इस देश के लिए उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति नहीं नजर आती। उसका डर स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे में पूछेंगे लीडरशिप क्या है? भाजपा के तमाम नेता तमाम तरह के बयानबाजी करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो हमें अटल बिहारी वाजपेयी का एक इंटरव्यू याद आता है जो उन्होंने उस समय एनडीटीवी को दिया था। और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि श्रीमती सोनिया गांधी के लिए कहा जाता है वो विदेशी मूल की हैं, ऐसी हैं, वैसी हैं और ये करके, तो और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का जिक्र किया गया कि ये कहते हैं। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, 25 साल पहले की बात, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर भी लोग कहते हैं ये बिल्कुल गलत है इस तरह की बात। जैसे सोनिया गांधी का जो फॉरेन ओरिजिन मुद्दा उठा है इस चुनाव में, नरेंद्र मोदी ने कुछ उनके खिलाफ कहा, विनय कटियार ने उनके खिलाफ कहा। क्या आपको लगता है वो उन्होंने गलत कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। पर आपके कहने के बावजूद वो कहते हैं, तो उसमें क्या आपको नहीं कहीं लगता कि चुनाव की जो चुनावी प्रचार है उस पर कहीं ना कहीं इसका असर होता है, बुरा असर होता है? ये बात सच है। मना करने के बाद भी वो बातें दोहराई जाती हैं, ये और खेदजनक है।
वो पूर्णतः भारतीय नारी है। अब आप सोचिए, वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, वो जो जनसंघ के सांसद हुआ करते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जिनके नाम पे सारी इनकी राजनीति शुरू हुई। तो यह होता है। उधर सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सारी साजिशें की जा सकती हैं, यानी सब कुछ चुनावी। नेता कोई नहीं रह गया देश में, प्रधानमंत्री कोई नहीं रह गया, मुख्यमंत्री कोई नहीं रह गया, मंत्री कोई नहीं रह गया। हर कोई इसी तरह से, कोई नफरत फैलाने के भाषण देगा, कोई झूठ बोलने के भाषण देगा, कोई अभी भी वैसे बोलेगा जैसे अभी उसे कुछ करने का। अरे 11 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि कह रहे हैं कि आतंकी को ऐसे जवाब देंगे, तो देंगे क्या होता है, दीजिए ना। क्या दिया? नहीं दिया। बालाकोट के नाम पे फ्रॉड हुआ और पठानकोट के नाम पे फ्रॉड हुआ। जिस तरह से फ्रॉड हुए हैं, उन्हीं का नतीजा है आतंकी इस तरह से चढ़ के आ गए। और उन सब के कारण पाकिस्तान ने हमारी वायुसेना की कमियों को समझ लिया और नरेंद्र मोदी उन्हें पठानकोट एयरबेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, प्रधानमंत्री जहां गए थे आदमपुर के एयर स्टेशन पे, एयरबेस पे, वहां से चंद किलोमीटर की ही दूरी पर है, कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं। वहां जाने की बजाय वहां जाते, क्योंकि वहां डर लगता है। वहां आईएसआई के लोगों को निरीक्षण कराने वो खुद लेके आए। अब आप सोचिए, यह स्थिति है। और इसके बाद में वो आतंक खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो 11 साल से क्या कर रहे हो? 11 साल में इतनी आतंकी घटनाएं हो गई, कैसे हो गई? आप क्या कर रहे थे और आपने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं। बातों में, टीवी चैनल में बोल के पाकिस्तान पे भी कब्जा कर लेंगे, कराची पे भी कब्जा कर लेंगे और रावलपिंडी पे भी कर लेंगे और न जाने कहां कहां। वास्तव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वो हर 10 मई को मरकाए हक के नाम से दिवस मनाएंगे। जैसे भारत में कारगिल दिवस मनाया जाता, वैसे वो जीत के जश्न का दिवस मनाएंगे, सत्य की जीत, सत्य की लड़ाई का दिवस। अब आप सोचिए, वो यह ऐलान करते हैं, वो जीत का ऐलान करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री चुनावी भाषण देता है, ये करेंगे, वो होगा, ऐसे। और दूसरी तरफ अमेरिका, वो कौन होता है? वो घुस करके वो कहता है हमने सीज फायर कराया, हमने डांटा, हमने धंधे के लिए कहा, हमने ये कहा तभी धंधा हो। यानी ये आतंकियों पर ऑपरेशन था या ट्रेड का ऑपरेशन? समस्या यहां आके खड़ी हो कि धंधे वाले होके खड़े हो। वैसे तो नरेंद्र मोदी पहले कहते ही रहे हैं कि सेना और सैनिकों से ज्यादा बहादुर देश के व्यापारी होते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, वही व्यापार हो रहा है। राजनीति का भी व्यापार हो रहा है, देश का भी व्यापार, क्योंकि अडानी को बचाना है। तो ट्रंप ने भी मान लिया कि अडानी को बचाने की कोशिश हो रही है, उसके लिए तमाम प्रस्ताव। तो यानी ये सब कुछ अडानी के लिए हुआ। और जो शिमला समझौते के जरिए हमारा एक मजबूत स्थिति बनी थी, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाई। ये तो कहते रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कराची में ऑपरेशन टाइटन करके वहां पर कराची का बंदरगाह और उसके आसपास के इलाके तबाह कर दिए, एक ही रात। और श्रीमती इंदिरा गांधी में वह दम थी कि 1971 के युद्ध के दौरान वो पाकिस्तान, वो पूर्वी पाकिस्तान की उस सीमा पर जहां युद्ध हो रहा था, वहां खुद पहुंची थी और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था और कहा था आपके साथ हम भी गोली खाएंगे, जबकि उन्हें मना किया गया था, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा जब खतरों से हमारे सैनिक खेल रहे हैं तो हम भी जाएं, और गई थी। नरेंद्र मोदी नहीं जा पाते। नरेंद्र मोदी जलंधर के आदमपुर में रुक जाते और वहीं से वापस दौड़ लेते, वहां से भाषण देते। इंदिरा गांधी ने भाषण नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने वहां से लौटते ही शाम को ऑपरेशन कराची कर दिया था। जी हां, वहां तबाही कर,
और यही नहीं, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के जीवित रहते पाकिस्तान कभी भी परमाणु संपन्न नहीं बनने पाया, उन्होंने बनने नहीं दिया, लेकिन भारत को परमाणु संपन्न बना दिया। यह अंतर। तो आज क्या हो रहा है? आज बांग्लादेश का जो कार्यवाह है वो यूसुफ कहता है कि जो 7 सिस्टर्स हैं भारत की, यानी जिन्हें हम पूर्वोत्तर के राज्य कहते हैं, उन्हें वो अलग देश की तरह से ट्रीट करेगा। यानी ये हो क्या रहा है? राहुल गांधी ने इसीलिए तो कहा था भारत की विदेश नीति कहीं और बैठ के तय हो रही है, विदेशों में तय हो रही है। क्योंकि हम क्या करते थे? हम पाकिस्तान को बांग्लादेश से लड़ा के रखते थे, हम चीन को पाकिस्तान से लड़ा के रखते थे, हम चीन को नेपाल और बांग्लादेश से लड़ा के रखते थे, हम चीन को मालदीव से लड़ा के रखते थे। हम इसी तरीके से देश के तमाम सारे वो अगल बगल के हिस्से हैं, चाहे श्रीलंका हो, सबको उनसे दूर रखते थे। और इससे क्या होता था? भारत एक ताकत के रूप में था, चीन हमसे डरता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज चीन हम पर हावी है। चीन के हथियारों से पाकिस्तान ने हम पर ऐसा अटैक किया कि उसका नतीजा है कि वो कारगिल की तरह से दिवस मनाने जा रहा है, जीत का दिवस, सत्य की जीत का दिवस। अब आप सोचिए, इस स्थिति में लाके हमें खड़ा कर दिया है। उसके बाद में ट्रंप ने भारत को अपने जाल में फंसा लिया है और इस तरह से फंसाया है कि हमारा प्रधानमंत्री घुग्गू बन के बैठ जाता है, उसके आगे एक बोल नहीं बोल पाता है, और विदेश सचिव या विदेश का प्रवक्ता कुछ भी कह दे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री एक बार नहीं कह पाता कि वाशिंगटन डीसी की यह हिम्मत कैसे है कि वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे। प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र को संबोधन किया, बहुत निराश किया। जो पूरा देश इंतजार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ, उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे। और जो कुछ सेना कर रही थी सब अप्रिशिएट कर रहे थे। पहलगाम में जो घटना हुई, तो जो लोग 26 परिवारों के अलावा भी देश के हर परिवार के अंदर दुख का आभास हो रहा था, और वो सोच नहीं पा रहे कि इसका क्या, सब क्या काम लें, संवेदना के लिए भी। ऐसे माहौल में देश चल रहा था। अटैक किया गया, बताया गया 100 लोग आतंकवादी मारे गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और हमारा तो इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान की फौजों ने कमाल ही किया है। गोवा से बात शुरू करें अपन, गोवा में तो 61 में शायद उसको हमने छुड़ा लिया पुर्तगालियों से। उस वक्त भी युद्ध हुआ था। बचपन मुझे याद है, जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। 74 में सिक्किम को छुड़ा लिया। अमेरिका का दबाव हिंदुस्तान पे हर वक्त रहा है, चाहे गोवा हो चाहे वो सिक्किम हो। उसके बाद बांग्लादेश का तो 71 का आपको मालूम ही है। बांग्लादेश की घटना को भी हमने उसको, और जो पॉलिसी एनडीए गवर्नमेंट की दबा के रखने की इतिहास को, उसके कारण की नई पीढ़ी तो पता ही नहीं, वो समझ नहीं पाएगी कि हो क्या रहा देश के अंदर। वो उसको गर्व करने की स्थिति नहीं रहेगी उनकी। किस प्रकार 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल सबको सरेंडर करवा दिया। वो वक्त भी देखा हम लोगों ने। मैं खुद बचपन में गया था 71 के बाद के वक्त में। शरणार्थी शिविर लगे हुए थे वहाँ पर, 1 करोड़ लोग आ गए थे इंडिया के अंदर। तो हम एनजीओ के माध्यम से गए वहाँ सेवा करने के लिए। तो मुझे याद है कि वो दृश्य क्या था वहाँ पर, और किस प्रकार वो बाद में इतनी बड़ी जीत के बाद में उस पर भी अमेरिका का सातवां बेड़ा आ गया था। निक्सन साहब ने भेज दिया, दबाव दिया इंदिरा गांधी पर, झुकी नहीं इंदिरा गांधी, परवाह नहीं करी सातवें बेड़े की। ये भी वक्त था हमारा जब ये सब कुछ हुआ। शिमला समझौता भी हो गया कि हम 2 राष्ट्र के बीच में बात करेंगे, तीसरा राष्ट्र पिक्चर में नहीं आएगा।
अभी जो ट्रम्प साहब पिक्चर में आ रहे हैं वो पता नहीं इनकी कंसर्न से आ रहे हैं सरकार की या वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। वो भी देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, MEA को, कि भाई वो ट्रम्प साहब जो सब कुछ कह रहे हैं आज के टाइम में, उसके पीछे क्या राज है, क्या दबाव है, हम क्यों सुन रहे हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हम लोग। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि सेना के बलबूते पर जो आज तक इतिहास में ये घटनाएं बड़ी बड़ी हुई। अरुणाचल प्रदेश था, चाइना का परवाह नहीं करी, उसको भी हमने स्टेट का दर्जा दे दिया। 65 का वार था, हमने देखा हमारे खुद के शहर में 500 बम गिर गए थे। तो बचपन से देखता रहे 65 का वार, सेना ने जम के लड़ा, लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस वक्त में। फिर आपको मालूम है कि किस प्रकार उस पर कुछ लोगों ने विरोध किया उनका। इन्हीं लोगों ने जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमारे द्विपक्षीय मामलों में दखल, क्योंकि वो जानता है कि वो एक ट्वीट करेगा और मोदी उसके आगे नाचते घूमेंगे। तो नचनिया का नाच हम देख रहे हैं। यह स्थिति देश की कर दी है और आज दिखाई दे रहा है कि भारत में कौन सी लीडरशिप। शहीदों का अपमान हो रहा है, हमने देख लिया। लेफ्टिनेंट नरवल की पत्नी के साथ किस तरीके से अपमानजनक भाषा इस्तेमाल हुई, देश के विदेश सचिव के साथ किस तरह से अपमानजनक भाषा इस्तेमाल हुई, उनकी बेटी को ट्रोल किया गया और उनके नंबर, निजी नंबर सार्वजनिक किए गए। वो किसने किए, कहां से आए? सब इन्हीं लोगों ने दिए, इन्हीं लोगों का खेल था। और इसके बाद में इसी तरह के तमाम और दूसरे खेल हो रहे। जब हम इन सब को देखते हैं तो शर्मनाक हालात हमें नजर आते हैं। हमें नजर आता है कि किस तरीके से इस देश में कोई लीडरशिप नहीं है जो इन्हें रोके, इन्हें समझाए कि यह देश की नीति है। और जब इनसे सवाल कीजिए कितने भारतीय मर गए, नहीं पता। कितने सैनिक मर गए, नहीं पता। कितने BSF अर्धसैनिक बलों के लोग मर गए, पुलिस के लोग मर गए, नहीं पता। कितने हमारे जो है सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग मर गए, नहीं पता। इसके बाद में जो भी नंबर आएगा सब कंफ्यूजनिंग होगा और स्थिति यह है कि देश को भाड़ में झोंक दिया जाएगा। कोई सवाल का जवाब नहीं। कितनी हमारी आर्थिक हानि हुई, कितने हमारे विमान गिरे, कितने हमारी मिसाइल्स वो हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं बताया जाए। इस तरह की हालत में भारत को ला करके खड़ा कर दिया। ये लोकतंत्र है, यहां जनता से होता है, जनता को हर बात के लिए बताया जाता है, उसके प्रति जवाबदेही होती है, लेकिन नहीं बताया जाए। यह स्थिति हो गई। तब फिर वही सवाल कि लीडर कौन है जो बताए, है ही नहीं। असल में एक चुनाव प्रचार मंत्री है जिसका नाम नरेंद्र मोदी, और बाकी सब उसके गुर्गे हैं जो उसके लिए काम करते हैं। देश में आज लीडरशिप की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय समझ रखता हो, स्थानीय समझ रखता हो, देश की समझ रखता हो, सीमावर्ती समझ रखता हो, सैन्य और आर्थिक समझ रखता हो और कूटनीति समझता हो। तो ऐसा सिर्फ राहुल गांधी के सिवा और कौन है, हमें नजर नहीं आता। क्योंकि हर बार राहुल गांधी ने साबित किया है संसद में और संसद के बाहर यह बता के कि वह जो बताते हैं वही सही होता है। और इसलिए हमें अब तो लीडर खोजना होगा। कहां से आए? क्योंकि भाजपा के पास तो है, उनके पास तो एक प्रचार मंत्री जो इतना डरता है कि किसी घटना स्थल पे नहीं जा सकता, किसी शहीद से नहीं मिल सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो यानी तमाशा बहुत हो चुका। अब हमें सच्चा इंसान, सच्चा लीडर तलाशना है, क्योंकि देश को बचाना है। नहीं तो यूं ही पाकिस्तान हमें अपमानित करेगा और भाजपा के लोग, ट्रोल टीम उनकी, गैंग्स हमले करेंगे। जी हां, और देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे तमाम जगह विद्वेष पैदा करें और भारत को बर्बाद करें। उसे बचाना है तो हमें इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। जी हां, दूरी। जय